सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका जो आपका चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके जितने भी 5 और 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछ लिए जाते हैं, वो सारे इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे हमने हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सारे डिटेल में कवर अप किए हैं। एंड हमने सेक्शन वाइज, जैसे कि सेक्शन ए हो गया जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी जिसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। आपको इसी चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने डिटेल में सारे सेक्शंस क्या हैं कवर अप किए हैं। तो अगर किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल हैं। अगर किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कैसे नोट्स को बाय करना है। एंड चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज़ डली हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो। यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से आपको 5 और 15 मार्क्स में पूछा जाता है। 2023 में भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या है इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। तो जैसे जैसे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे, तो आपको क्या ध्यान से सुनना है। आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। 5 मार्क्स में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, या फिर मीनिंग बताओ प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको समझना। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट और चैप्टर है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग ना, सबसे पहले तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसे यूज़ कहाँ करते हैं या फिर ये कहाँ यूज़ की जाती है। तो इन्हें ना यूज़ किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है बनता है बहुत सारे स्टेप्स और स्टेजेस से होकर। ठीक है, हर एक स्टेप में चेंज होता है रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में, एंड जो आउटपुट है ना वन स्टेप बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेप। फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट डाला, अब वो आउटपुट निकल के आएगा, अब वो जो आउटपुट निकल के आया ना वो अगले स्टेप के लिए इनपुट हो जाएगा, फिर वहाँ से एक और आउटपुट निकलेगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या है इनपुट के तौर पे काम करेगा। तो ऐसे क्या है स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में क्या आपको आउटपुट देखने को मिलेगा और वो फर्दर स्टेप का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें अगर कॉस्टिंग निकालनी है तो वहाँ कैसे कॉस्टिंग निकालोगे, तो वो आपको बताया गया है प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को ये कह लो कि पास होना होता है बहुत सारे स्टेप से, बहुत सारे स्टेजेस से। हर एक स्टेप में चेंज होता है वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में, एंड जो आउटपुट है एक स्टेप का वो क्या है इनपुट बनता है दूसरे स्टेप का। जो जो आपका ये फाइनल आउटपुट बन के आएगा ना, लास्ट में जो फाइनल आउटपुट बन के आएगा वो होगा फिर रेडी टू सेल। ठीक है, जब क्या है सारे के सारे स्टेप्स वो कंप्लीट कर लेगा, एक फाइनल आउटपुट बन के आएगा, उसके बाद आप उसको क्या है सेल कर सकते हो। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें ज़रा। तो जैसे मान लो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेप 1 क्या हो गया, स्पाइनिंग हो गया, फिर वीविंग हो गया, फिर आप फाइनल स्टेप क्या है उसमें फिनिशिंग करोगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट। ठीक है, कि कितनी कॉस्ट लगी आपकी किसी प्रोडक्ट को बनाने की एवरी स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एवरी स्टेप अ सेपरेट अकाउंट इज़ मेड। हर एक स्टेप के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल भी 5 मार्क्स में प्रोसेस अकाउंट का आता है। ठीक है, ये हेल्प करता है आपको जानने में कि कॉस्ट कितनी आई है हर एक स्टेप में, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो ओवरहेड हो, हर एक स्टेप की कॉस्ट हम क्या है इसमें निकालते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, वही जितने भी हर एक कॉस्ट की आपने जो निकाली है कॉस्ट, हर एक स्टेप्स की जो भी कॉस्ट निकाली है उसको टोटल कर दोगे। ठीक है, एंड उसको डिवाइड कर दोगे जितनी भी यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उस पीरियड में। ठीक है, तो उस पीरियड की टोटल कॉस्ट हर एक स्टेप्स की डिवाइडेड बाय जितने भी उस पीरियड में आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, फिर आपको इसी के अंडर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बी पॉइंट करके, या फिर अलग से भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे पेपर हो गया, रबर प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग को जनरली यूज़ किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो क्या फीचर्स होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। वीडियो को लाइक कर देना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है, क्योंकि आपके ही रिस्पांस के बेसिस पे इस चैनल पे वीडियो लाई जाती हैं। एंड इस सब्जेक्ट के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी क्या हैं स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने 5 मार्क्स के बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। तो
आप देख सकते हो। एंड जो फर्दर जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया या फिर जो भी आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके भी न्यूमेरिकल 5-15 मार्क्स के लिए क्या है लाए जाएंगे एग्जाम से पहले। जितने भी आपके सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो तो आपको प्रेफरेंस में कौन सा पहले क्या है किस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो, सो दैट उस अकॉर्डिंगली उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए जाएँ। एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो वो क्या है मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो आप क्या है 59 रुपये की जो मेंबरशिप होती है उसको ज्वाइन करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कवर अप कर सकते हो। और अगर थ्योरी कर रहे हो तो थ्योरी क्या है ये चैप्टर वाइज आपकी हो ही रही है, ठीक है। बट अगर जिसको प्रैक्टिकल करने हैं या फिर ये कहें कि प्रैक्टिस करनी है या ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप क्या है मेंबरशिप बटन को ज्वाइन करके वहाँ से भी न्यूमेरिकल्स अपने कवर अप कर सकते हो कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के। और अगर आप ये जो मेंबरशिप बटन 59 रुपीज़ वाला अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो इसके बाद जो आपके एडवांस्ड अकाउंटिंग है एंड जो आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स है तो उन चैप्टरों में से भी अगर किसी के प्रैक्टिकल्स लाए जाएंगे तो वो मेंबरशिप बटन पे ही लाए जाएंगे। तो आपको क्या है वो सारे भी विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको दे दी, सो दैट आप कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के नीचे पूछते हो तो ये बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। अब फीचर्स पढ़ रहे थे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के। तो देखो पहला फीचर है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्ट है वो जब बनता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से होके जाता है। हर एक स्टेज को क्या है आप प्रोसेस बोल सकते हो, इसीलिए हर एक स्टेज का क्या आप अकाउंट भी बनाते हो जिसे प्रोसेस अकाउंट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। द स्टेप्स ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट आर फिक्स्ड एंड हैपन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो भी स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के ये फिक्स रहते हैं और अपने सीक्वेंस में होते हैं, अपने प्रॉपर ऑर्डर में ये होते हैं 1 by 1। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। प्रोडक्शन है जो वो क्या है हमेशा होती रहती है, स्टेप बाय स्टेप होती रहती है अंटिल जब तक फाइनल प्रोडक्ट बन ना जाए, रेडी ना हो जाए। फिर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। कह रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं सेम शेप में, साइज में एंड क्वालिटी में। कॉस्ट कलेक्शन, ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कलेक्ट की जाती है ईच स्टेप की अलग अलग सेपरेटली। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कॉस्ट पीरियड्स। कह रहे कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच स्टेप। कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है हर एक स्टेप की, है ना, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के एंड में आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो ईच स्टेप की। फिर है सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। हर एक स्टेप का क्या है खुद का अकाउंट बनता है जिसको प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं एंड इसे बनाया जाता है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोसेस कितनी निकली है। यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है जो अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने क्या है प्रोड्यूस किए हैं उस टाइम पीरियड में तो आपकी क्या निकल के आती है कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आती है। फिर है लॉस ऑफ यूनिट्स। कुछ मटेरियल क्या है सम मटेरियल लॉस हैपन हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो ये क्या है इंक्रीज करता है आपकी कॉस्ट पर यूनिट को। फिर है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अगर सम यूनिट्स आर नॉट फुल्ली कंप्लीट, अगर मान लो कुछ यूनिट्स है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई है, दे आर काउंटेड एज, तो उसको हम मानते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स आइए, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए अब कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो वो ये माना जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। वन प्रोसेस में क्रिएट मोर देन वन प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस है उसमें क्या क्रिएट हो गया एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तो इसे हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये चैप्टर ही आपका। नेक्स्ट है ट्रांसफर्स टू नेक्स्ट प्रोसेस। आउटपुट है जो वन स्टेप का वो क्या है बनता है इनपुट नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट है ट्रांसफर्स टू वेयर हाउसेज। कह रहे फाइनल प्रोडक्ट है जो लास्ट स्टेप में आपका निकल के आया है उसको भेजा जाता है वेयर हाउस में सेल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके। फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आया, 5 मार्क्स में भी आया और 15 मार्क्स में भी आया है कि डिफरेंस बताना है आपको जॉब कॉस्टिंग का और प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो जॉब कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो हमने किया है डिटेल में, तो अगर आपने वो पढ़ा है उसके बाद आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ईजी लगेगा डिफरेंस। अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम समझते हुए चलेंगे जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग जो कि चैप्टर चल रहा है आपका। देखो जॉब कॉस्टिंग में ना हर एक जॉब की जो कॉस्ट है उसे कैलकुलेट किया जाता था सेपरेटली, पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वहाँ पे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है हर एक स्टेप की। जॉब कॉस्टिंग है जो उसमें वन जॉब इज़ 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट। जो वन जॉब है उसे क्या है 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट माना जा रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में वन प्रोसेस को क्या है 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट देखते हैं इसमें हम। प्रोडक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। देखो जॉब कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बट प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी हमने पढ़ा इसके फीचर में प्रोडक्शन क्या रहती है कॉन्टिन्यूस रहती है। फिर जॉब कॉस्टिंग में प्रोडक्शन किसके बेसिस पे होती है, जो भी कस्टमर का ऑर्डर आया है उस बेसिस पे क्या है बना दिया जाता है। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं हम कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है। बट प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है प्रोडक्शन करते हो फिर स्टॉक वो आपका इन्वेंट्री बन जाता है बाद में जाके। फिर जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो 5th पॉइंट बोल रहे हैं कॉस्ट इज़ नॉट पास टू नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट जॉब में कॉस्ट को पास नहीं किया जाता, बट यहाँ लिख रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो मूव करती है वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस में।
जॉब कॉस्टिंग में बोला है कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जब जॉब फिनिश हो जाती है। अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड, ठीक है। जब भी एंड होगा इस टाइम पीरियड का, वहाँ पे आप कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। फिर जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो ये डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना कॉस्ट को हर एक जॉब की, बट प्रोसेस कॉस्टिंग में ईजी हो जाता है कंट्रोल करना कॉस्ट को, बिकॉज प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्शन। अब यहाँ लिखा है कॉस्टिंग प्रोसीजर बताओ अंडर कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। तो क्या कॉस्टिंग प्रोसीजर रहता है बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो ये भी क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आया हुआ है कि कॉस्टिंग प्रोसीजर बता दो प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, इसमें आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो हर एक स्टेप के लिए, ठीक है, सो दैट आपको पता लग सके कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अब ये जो अकाउंट है जो बनते हैं वो होता है प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं। जितनी भी कॉस्ट है रिलेटेड टू एक स्टेप के, ठीक है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसका खुद का अकाउंट यहाँ पे बनता है। तो फॉर्मेट आपको ये बना के दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला है सपोज मान लो एक प्रोडक्ट है वो पास हो रहा है 3 प्रोसेस से, ठीक है। तो जो आउटपुट है ईच प्रोसेस का उसे ट्रीट किया जाएगा रॉ मटेरियल नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि एक का जो आउटपुट फाइनल बन के आया है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है ना, और ट्रांसफ़र होता है। फिर लास्ट में जाके क्या है, फाइनल आपका प्रोडक्ट बनता है, फिनिश स्टॉक बनता है और वो वेयर हाउस में सेलिंग के लिए क्या है, सेंड कर दिया जाता है। तो अगर ये 3 स्टेप से होके गुजर रहा है तो आपको 3 प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं, प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2, प्रोसेस अकाउंट 3। अगर आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये तो आपको वैसे भी फॉर्मेट आता ही होगा क्योंकि 5 मार्क्स का इसका न्यूमेरिकल आता है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए ही आता है। तो पर्टिकुलर्स लिख देना है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट लिखना है और अमाउंट लिख देनी है बस, और यहाँ पे मटीरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। फिर इस साइड में भी पर्टिकुलर लिखना है और बाय प्रोसेस टू अकाउंट, ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ आउटपुट है टू द नेक्स्ट, जो भी क्या ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में। फिर प्रोसेस 2 अकाउंट बनेगा। फिर यहाँ पे इस साइड क्या है, क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस जो भी 3 अकाउंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रोसेस 3 में, और फिर जो यहाँ पे निकल के आएगी क्रेडिट साइड पे वो आपका फिनिश स्टॉक होगा, ठीक है, जिसे क्या है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज अ फिनिश स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस लॉसेस, गिव देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो प्रोसेस लॉसेस क्या होते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर प्रोसेस लॉसेस की बात करें तो प्रोसेस लॉस का मतलब होता है ना वो लॉस, ठीक है, मतलब कि मटेरियल का लॉस हो चुका है आपको प्रोडक्शन के दौरान, आपका प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, प्रोडक्ट का, तो उस दौरान अगर कोई मटेरियल का लॉस हो गया तो उसे बोलते हैं प्रोसेस लॉस। ये जो लॉस है ये हो सकता है इवेपोरेशन के थ्रू, है ना, कोई चीज़ मेल्ट हो गई, बर्न हो गई, ठीक है, या कोई चेंजेस आ गए, केमिकल चेंजेस आ गए, स्पॉइलेज हो गया, वेस्टेज हो गया, मॉइस्चर कंटेंट था चेंज हो गया, ठीक है। तो इनके कारण क्या है आपके कुछ लॉसेस हो जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम के दौरान। तो प्रोसेस लॉस इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। आप ये देखोगे कि जो प्रोसेस लॉस है अगर कैसे निकालना है तो ये देखो मटेरियल कितना यूज़ किया माइनस फाइनल प्रोडक्ट उसका कितना बना। मटेरियल मान लो ज़्यादा यूज़ किया था पर प्रोडक्ट कम निकल के आ रहा है तो फिर आपका क्या हो चुका है, मतलब वही है ना कि अगर इनपुट बहुत ही ज़्यादा लग चुका है आपका आउटपुट कम आया हुआ है तो आपका मतलब इनका जब डिफरेंस आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना प्रोसेस लॉस हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस लॉस। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी बताना है टाइप्स ऑफ प्रोसेस लॉस। तो 2 टाइप के आपके प्रोसेस लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब जो नॉर्मल लॉस है ये हैपन होता है नेचुरली, ठीक है, एक्सपेक्टेड भी होता है ये आपको कि प्रोसेस के दौरान इतना तो लॉस होगा ही होगा आपका, जैसे इवेपोरेशन, ठीक है, कुछ कंटेंट था अपने आप ही इवेपोरेट हो गया या माइनर वेस्टेज जो हो जाती है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट में, ठीक है, जो भी गुड की जो भी कॉस्ट है गुड यूनिट्स की उसमें आप इंक्लूड कर दोगे। बट एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, ये हैपन होते हैं ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीज़न, ठीक है, जैसे कि मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, केयरलेसनेस हो गई, ठीक है, तो इसको आप क्या है अवॉइड कर सकते हो। अब अवॉइड कैसे कर सकते हो, वही प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह देखी, ठीक है, सो दैट मशीन ब्रेकडाउन ना हो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेज है इसे ऐड नहीं करते पहले तो, ठीक है, गुड यूनिट्स में इट इज़ रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस हमने पढ़ लिया। नॉर्मल लॉस वो लॉस जो कि नेचुरली हैपन होता है प्रोडक्शन के दौरान, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एंड ये जो लॉस है ये एक्सपेक्टेड होता है आपको और आप क्या है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या टेक्निकल डाटा के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये दे रखे हैं। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस की मैंने आपको बता दी, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस को स्प्रेड ओवर किया जाता है मतलब यूजेबल यूनिट प्रोड्यूस जितने भी किए हैं आपने, दिस मीन्स जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी इससे, ठीक है। इफ़ सम मनी रिसीव, अगर मान लो कुछ मनी रिसीव हो जाती है सेल करके जो भी स्क्रैप बच गया था वो, ठीक है, तो उसको क्या है रिकॉर्ड कर दिया जाएगा एज अ इनकम।
जर्नल एंट्री आपको बतानी है, मान लो जब नॉर्मल लॉस हुआ है तो नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ ना तो डेबिट कर दिया। और टू प्रोसेस अकाउंट, मान लो अगर कुछ उसको बेच बूझ के आपको कुछ पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपको अच्छा खासा 15 मार्क्स का आता है, इसीलिए आपको इतना जर्नल एंट्रीज और एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। तो इनपुट था 1000 यूनिट का था और 8 पर यूनिट के हिसाब से 8000 आ गया। उसके बाद लेबर क्या है 7000 और ओवरहेड क्या है 1200। तो नॉर्मल लॉस की बात करें तो 10% ऑफ इनपुट बोला जा रहा है, तो उसमें क्या है 100 यूनिट्स आ रहा है। सो गुड्स जो गुड आउटपुट है वो 900 यूनिट आपका आ गया। फिर है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज नील। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, 8000 टोटल कॉस्ट निकालने तो 8000 प्लस 7000 प्लस 1200 16200 आपका आ गया। गुड यूनिट्स 900 है, कॉस्ट पर गुड यूनिट आपकी डिवाइड करके आ जाएगी। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, आपको क्लियरली क्या है पता लग जाएगा। फिर एबनॉर्मल लॉस क्या थे, एबनॉर्मल लॉस क्या है, अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल कारणों से होते हैं। ये नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस का पार्ट नहीं होते, इन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। बेसिकली ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, मतलब कि वो लॉस वो जो एक्स्ट्रा हो गया आपके एक्सपेक्टेशन से। अब रीज़न क्या हो सकते हैं, वही पुअर क्वालिटी या डिफेक्टिव मटेरियल था, केयरलेसनेस हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो जो एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले तो ये जो लॉस की जो कॉस्ट है उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो गुड यूनिट्स में, इसको सेपरेटली शो किया जाता है। ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। एबनॉर्मल लॉस अगर आपको निकालना है वैल्यू तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो ये आपका निकल के आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस वैल्यू। जर्नल एंट्री आपको दे रखी है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है एबनॉर्मल लॉस तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, और मान लो ये अगर इसको कोई चीज़ अगर बचा बुचा है तो उसको बेच के कोई पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। फिर जब ट्रांसफ़र करना है बैलेंस आपको एबनॉर्मल लॉस का P&L अकाउंट में तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। यहाँ भी आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप क्या है सिर्फ देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, और फिर एबनॉर्मल गेन आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि एबनॉर्मल गेन क्या हो गया या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो देखो एबनॉर्मल गेन हैपन ये तब होता है जब एक्चुअल लॉस है ना जो आपका वो कम आ गया नॉर्मल लॉस से भी। आपको लग रहा था यार नॉर्मल लॉस तो इतना आना ही आना है, बट जो एक्चुअल में लॉस हुआ है वो उससे भी कम आ गया, तो ये आपका है कहीं ना कहीं सेव्ड यूनिट हो गया कि एक्सपेक्टेड से भी कम लॉस हो गया। ठीक है, तो इसे आप कंसिडर करते हो गेन फॉर द प्रोसेस। ठीक है, इसे बोलते हो आप एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब यहाँ लिखा है वाई डज एबनॉर्मल गेन अराइजेज, ये कैसे होते हैं, वही आपने जो परफॉर्म है वो बेटर कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था कि 100 यूनिट्स होगा बट ओनली 60 यूनिट्स हुए आपके लॉस्ट, तो 40 यूनिट्स आपने सेव कर लिए जिसे हम एबनॉर्मल गेन बोल रहे हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हो एबनॉर्मल गेन निकालने का, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, और इंटू कर देना यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन से। जर्नल एंट्री क्या हो गई, इस बार प्रोसेस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपका क्या है यहाँ गेन हुआ है तो 2 एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। अगर आपको एडजस्ट करना है कोई भी मतलब जो गेन है, ठीक है, अगर उस जो वैल्यू है रिड्यूस हुई है स्क्रैप से तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र बैलेंस। अब जो बैलेंस बच गया है ठीक है एबनॉर्मल गेन का उसको P&L में डालना है, तो P&L एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू वही P&L क्रेडिट कर दोगे क्योंकि वहाँ पे आप भेज रहे हो। फिर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है सेम एबनॉर्मल गेन अकाउंट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन इन द प्रोसेस अकाउंट। तो देखो इनकी ट्रीटमेंट बतानी है आपको। अब हमने ये ऑलरेडी डिटेल में कर लिया है ना कि ट्रीटमेंट क्या होती है नॉर्मल वेस्टेज की, ट्रीटमेंट क्या होती है एबनॉर्मल वेस्टेज की। ठीक है, जो लॉस हो गया आपका, और एबनॉर्मल गेन की, तो तीनों हमने कर ली, जर्नल एंट्री कर ली है, आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बताया गया कि ऑलरेडी किया 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंगली आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। फिर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताओ किस किस का, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस क्योंकि ये तीनों चैप्टरों से ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चैप्टरों के लिए ही करके जाना है। आप तीनों चैप्टर अगर आपने कवर अप कर लिए हैं तो आपका ये क्या है पूरा टॉपिक ऑलरेडी हो गया होगा। ठीक है, हमने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग कर ली है, प्रोसेस कॉस्टिंग का ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। ये ऑलरेडी हमने वैसे किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, बिकॉज ये आया हुआ है बहुत बार। मीनिंग देखो जॉब कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कॉस्टिंग का मेथड है जिसमें क्या है हम अगर आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर आपको निकालना है तो जॉब कॉस्टिंग आप यूज़ करते हो। बैच कॉस्टिंग कब यूज़ की जाती है, क्या मीनिंग होता है इसका, कॉस्टिंग मेथड है ये, बैच और ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ करते हो। और प्रोसेस कॉस्टिंग में जब आपकी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस हो रही है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप किसको यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग को।
अब कॉस्ट यूनिट की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग है, उसमें ईच जॉब इज़ अ कॉस्ट यूनिट होती है, बैच में बैच होती है कॉस्ट यूनिट, और प्रोसेस कॉस्टिंग में बात करें तो ईच प्रोसेस क्या होती है, इज़ अ कॉस्ट यूनिट होती है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग में कह रहे कॉस्ट आर कलेक्टेड जॉब वाइज, और यहाँ पे बैच वाइज कलेक्ट की जाती है और यहाँ पे प्रोसेस वाइज की जाती है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं तो देखो टोटल कॉस्ट कर दिया करो, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट जितनी भी प्रोड्यूस की है जॉब की। यहाँ पे बैच वाइज की बात करें बैच कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ बैच देख लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट इन बैच। और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस लिख दो और डिवाइड कर दो आउटपुट ऑफ प्रोसेस से। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो ये आपको बताया है, इसे यूज़ किया जाता है जब आपको कस्टमाइज्ड ऑर्डर बनाने हैं, ठीक है। और अगर हम बैच कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे बैच प्रोडक्शन होती है, और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होती है। कॉस्टिंग प्रोसीजर बता रहे हैं जॉब कॉस्टिंग का, जैसे कि सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट बनती है। अगर बैच कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे बैच कॉस्ट शीट बनती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनता है। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग में नॉट कॉन्टिन्यूस होता है, हर जॉब के लिए यूनिक बनाया जाता है। और अगर बैच कॉस्टिंग की बात करें तो नॉट यूजुअली कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ईच बैच का है डिफरेंट होता है। और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन फ्लो होती है। फिर पर्पस बोला है, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है, जो जॉब कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग क्या है, मेड इन बैचेस में बनाई जाती है सो दैट आप फ्यूचर में सेल कर सको। एंड प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, स्टॉक सेल के तौर पे रख दिया जाता है जब बना के, मतलब आपका प्रोडक्ट बन जाता है। फिर आपको बोला है ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट, तो जो जॉब कॉस्टिंग है उसमें कॉस्ट ऑफ वन जॉब है जो उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता अनदर जॉब में। बैच कॉस्टिंग में क्या है, नहीं किया जाता है ट्रांसफ़र अनदर बैच में। पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। कॉस्ट कंप्यूटेड व्हेन, कब कॉस्ट निकाली जाती है तो जॉब कॉस्टिंग की जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तब आप क्या है कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग करते हो, कॉस्ट निकालते हो। बैच कॉस्टिंग में बैच के कंप्लीट होने के बाद कॉस्टिंग निकाली जाती है। और अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड क्या है, निकाली जाती है कॉस्ट, ठीक है। तो मैनेजरियल कंट्रोल की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हर जॉब क्या है डिफरेंट है। बैच कॉस्टिंग की बात करें तो स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट आपको सेटअप चाहिए होते हैं इसमें। पर अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो ये क्या है, ईजियर होती है, ठीक है। फिर आपको एक और क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अभी प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ हमने इनका डिफरेंस देखा, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग का। फिर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे क्या है आप काम करते हो एज पर कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर के बेसिस पे, और ये जो आपके ऑर्डर होता है ये लंबा चलता है, लॉन्गर टाइम का होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी ये हमने सारा पढ़ लिया है ना, जब कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि ईच कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसका सेपरेट नंबर होता है, ईच प्रोसेस का क्या है स्पेसिफिक नेम होता है। फिर नेचर ऑफ वर्क बताया है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो डिफरेंट और यूनिक होता है। बट अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सेम टाइप ऑफ वर्क होता है ना, रिपीटेड थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस चलता है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस है। ये हमने जो इंपॉर्टेंट वीडियो वाली आपकी लेक्चर है उस पर आप देख सकते हो, तो आपको क्या है अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको एक लास्ट क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आता है, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये भी हमने कर लिया है। तो मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ना कुछ यूनिट्स हो सकता है अनफिनिश्ड रह जाएँ, अभी बनी ना हो, है ना, या पार्शली कंप्लीट हुई हो, तो अब उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो कह रहे जो भी ये इनकम्प्लीट यूनिट है इन्हें कन्वर्ट किया जाता है इक्विवेलेंट फुल यूनिट्स में, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। तो इन्हें मान लिया जाता है और क्या है इक्विवेलेंट यूनिट्स फुल यूनिट्स में कन्वर्ट करके हम क्या है कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें ये चाहिए होता है, इसे ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ बताया भी हुआ है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मींस कन्वर्ट करना जो भी इनकम्प्लीट यूनिट है उसको इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट्स में। फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे निकालोगे, जितना भी यूनिट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड जितना भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है आपको पता लग जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है। तो यहाँ पे हमने क्या है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखे, जो वो 3 का हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का और ये
प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस पड़ा है। तो ये डिफरेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जो कि रिपीटेड मोड में आपसे पूछे जाते हैं, वहाँ भी किया है। तो आप और डिटेल में वहाँ से देख सकते हो। और किसी को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इस चैनल पर कुछ हमने नॉर्मली भी डाले हैं, तो वो भी देख सकते हो। और अगर आपको क्या है एडवांस्ड अकाउंटिंग वगैरह के देखने हैं तो आप क्या है मेंबरशिप बटन को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं तो उनको भी क्या हम कवर अप करेंगे आपके रिस्पांस के बेसिस पे। तो लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।